अच्छा। साइकिलिंग मेरी ऐसे शुरू हुई कि आर्मी की तैयारी कर रहा था, बचपन से जुनून था आर्मी में जाने का। तो आर्मी के लिए रनिंग और स्टडी वगैरह सब चल रही थी। फिर क्या हुआ कि रेस थी आर्मी की, 1600 मीटर की जो दौड़ होती है। तो उसके अंदर मैं फिट था, मतलब अपने ग्राउंड का सबसे फिटेस्ट बंदा था। मेरे ग्राउंड में 20-25 लोग और तैयारी कर रहे थे, उनमें मैं टॉप में आता था। तो हम सब 20-25 लोग गए एग्ज़ाम देने, वो आर्मी की रनिंग क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, बोला कि आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो आप बाहर रुको। बाकी सारे दोस्तों को अंदर ले लिया। फिर वो जो दोस्त सब बाहर आए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने एक्सीलेंट मार के आया हूँ, मैं रेस में फ़र्स्ट आया, सेकंड आया। तो मेरे को मतलब ऐसा गिल्ट हो रहा था कि यार मैं इन सबसे तेज़ दौड़ता हूँ, मैं भी जाता तो मैं भी एक्सीलेंट मार के आता, अभी आर्मी में सेलेक्ट हो जाता। वहाँ ऐसे रोने जैसा हो गया। फिर वहाँ ऑफिसर्स आए इंडियन आर्मी के, उन्होंने अच्छे से समझाया कि अगर आपको इंडियन आर्मी में ही जाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू जा सकते हो या एनडीए या सीडीएस पास करके जा सकते हो। एनडीए सीडीएस के अंदर थोड़ा मतलब ग्रेजुएशन करके फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, ऑफिसर लेवल होता है वो। और स्पोर्ट्स के थ्रू भी आप जा सकते हो, स्पोर्ट्स में अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है या इंटरनेशनल आप पार्टिसिपेंट हो तो भी जा सकते हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है तो उनको इंडियन आर्मी में मेजर बना रखा है, तो वैसे भी जैसे नीरज चोपड़ा है उनको सूबेदार बना रखा है। तो मैंने डिसाइड किया कि वैसे जाएंगे, स्पोर्ट्स के थ्रू जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स के अंदर एक साल रनिंग का ट्राई किया। कभी 400 मीटर की कॉलेज में रनिंग वगैरह होती थी रेसेस, उनमें कभी 400 मीटर में पार्टिसिपेट किया, कभी 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर में, सब में ट्राई किया। पर कंपटीशन भी था और मैं भी थोड़ा हेल्दी था। तो क्या ये उस लेवल का नहीं था कि यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आ सकूं और फिर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि रनिंग में बहुत बंदे थे हमारे यहाँ। तो साइकिल मैं पैशन से करता था, मतलब हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में जो सबसे अच्छी साइकिल दिखती थी, सुबह सुबह 4 बजे उठ के और वो साइकिल लेके निकल जाता जोधपुर घूमने के लिए, किधर भी, कभी आर्मी एरिया देखने के लिए, कभी एयरफोर्स एरिया में, कभी कायलाना साइड झील वगैरह देखने के लिए। मतलब जो साइकिल सबसे अच्छी लगती थी हॉस्टल में वो लेके निकल जाता था। वापस आता फिर वो बना लोग गाका करता कि भाई यार पूछ के तो ले जाते। कहता भाई पूछता तो फिर आप देते नहीं। तो फिर ऐसे एक दिन सुबह सुबह प्लान बना कि कहीं चलते हैं, मैं और मेरा भाई एक अंकित। तो हम दोनों निकल गए और एक सवाई करके तीनों बेसिक साइकिल लेके निकल गए ओम बन्ना देखने के लिए। सुबह 4 बजे उठे और ओम बन्ना जा रहे हैं। नौ मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास, खाली 3 साइकिलें और पानी की बोतल। ओम बन्ना गए, वापस आए तो वो 100 किलोमीटर का था उस दिन, तो जल्दी से जाके आ गए। फिर ऐसा पता चला कि कॉलेज में एक नोटिफिकेशन आया कि रेस हो रही है साइकिल की 50 किलोमीटर की। तो मैंने कहा भाई मैं तो 50 किलोमीटर चला सकता हूँ। तो मैं गया, मैंने सर के पास कि मैं भी 50 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता हूँ। तो बोला कि ये एक टाइम ट्रायल है जिसमें 50 किलोमीटर आपको बहुत कम टाइम में क्लियर करनी होगी। तो मैंने कहा कर लेंगे सर। फिर उन्होंने टाइम बताया कि हमारा जो पिछला टाइम है वो 1 घंटे और 20 मिनट का है, तो अगर आप इस टाइम के आसपास आए तो ही आपको यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर मैंने अपना टाइम देखा, मेरा टाइम था 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे में 50 किलोमीटर। फिर मैंने सर से सजेशंस लिए कि कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे करूं। सर ने बताया कि इस साइकिल से, बेसिक साइकिल से नहीं होने वाला, रेसिंग की अलग साइकिल आती है। और इधर कोच है जोधपुर में, तारा चौधरी मैडम, उम्मीद स्टेडियम में। फिर उनसे कांटेक्ट हुआ और इसके लिए लाइसेंस भी चाहिए साइकिल के लिए। तो फिर वो लाइसेंस बनवाया, मैडम कोच के पास गया, मैम को बोला मैम साइकिलिंग करनी है कैसे भी। तो मैम ने बोला एक साइकिल ख़रीदो। फिर मैम ने जो साइकिल रेफ़र की वो साइकिल ख़रीदी उसी वक्त, मतलब पहली बार मैम से मिला, हैंड टू हैंड साइकिल ली। साइकिल लेने के लिए पैसे चाहिए थे, 50,000 रुपये की साइकिल थी, इतने थे नहीं। पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसी बात है साइकिल लेनी है। पापा ने कहा देख 20-25 हज़ार रुपये की साइकिल ले ले अच्छी, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 20-25 हज़ार रुपये की ले रहा हूँ, आप 20-25 हज़ार रुपये सेंड करो। तो पापा ने 25,000 रुपये सेंड किए। फिर बाकी के 25,000 अपने फ्रेंड सर्किल से अरेंज किए, मतलब दोस्त को फ़ोन किया कि भाई इतने पैसों की साइकिल ले रहा हूँ, अरेंज करो अरेंज करो। दोस्तों से कलेक्ट किए, उसी टाइम साइकिल ली। फिर उसी दिन से प्रैक्टिस डबल कर दी, मतलब सुबह शाम 50-50 किलोमीटर की रेस थी तो सुबह 50 किलोमीटर चला के आता, शाम को भी। फिर कोच ने अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं होता, एक दिन 100 चलानी होती है, एक दिन स्प्रिंट लगानी होती है। फिर तारा चौधरी मैडम के अंदर प्रैक्टिस करी। फिर 2-3 महीने बाद यूनिवर्सिटी में रेस थी, तो उसमें मैम ने अपनी साइकिल दी कि अब इस पर प्रैक्टिस होगी आपकी 50,000 वाली पे। अब मेरे पास एक अच्छी साइकिल है कार्बन की, 2 लाख रुपए की। तो वो साइकिल मेरे को दी और वो देते ही मेरी स्पीड और इंक्रीज़ हो गई। फिर यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया।
जेएनयू में। फिर मेरे को मौका मिला यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का कि अब नेशनल्स में या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूं। तो पहला कंपटीशन था मेरा औरंगाबाद में, जहां ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो रहा था। वहां गया, फिर वहां जाने के बाद वहां रेस हुई तो मतलब पहला कंपटीशन से वापस एक वर्ष पहला कंपटीशन था औरंगाबाद में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का। वहाँ गया साइकिल लेके, फिर मतलब एक टीम गई पूरी यूनिवर्सिटी की जिसमें मेरे अलावा 2-3 लोग और सेलेक्ट हुए थे, वो भी थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से टीम वर्क चेक किया और एक टीम चलाई। मैंने 40 किलोमीटर का इंडिविजुअल टाइम ट्रायल चलाया, एक 100 किलोमीटर की रेस थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया, 50 किलोमीटर की टीम रेस थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और फिर वहाँ पे मेरी 14th रैंक थी शायद टीम में, और इंडिविजुअल भी अच्छी रैंक थी। वापस आते ही मैम को पता चला कि फ़र्स्ट टाइम है इसके ऑल इंडिया में 14th रैंक है टीम में, तो अच्छा है। फिर मेरे को एमटीबी पे शिफ्ट कर दिया। एमटीबी मतलब एक माउंटेन बाइक जो साइकिल होती है उस पर, माउंटेन बाइक। वो भी मैम ने ही दी मेरे को कि मेरे पास माउंटेन बाइक पड़ी, आप आके जाओ लेके जाओ, इस पर ट्रेनिंग करो। फिर मैम ने मतलब कायलाना झील के आसपास मेरे को ट्रेनिंग करवाई उधर हिल्स पे, कि ऐसे चलाते हैं माउंटेन बाइक, वैसे चलाते हैं, हिल्स की ट्रेनिंग कराई। फिर महीने भर बाद में स्टेट टीम के ट्रायल थे राजस्थान टीम के, वहाँ गया। और किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं पता था कि ये एक चैम्पियन हो सकता है या मतलब स्टेट टीम में इसकी जगह हो सकती है। सब खाली पहले से चेहरे फिक्स होते हैं कि इन्हीं में से कोई स्टेट टीम में फ़िक्स भाग लेगा। फिर वहाँ भी रेस हुई, तो वहाँ मैं 5th पोजीशन पे आया और टीम में सेलेक्ट हो गया, राजस्थान टीम में टॉप 5 को सेलेक्ट करते। तो फिर मैं राजस्थान टीम से गया हरियाणा, पंचकुला के अंदर नेशनल इवेंट था। वहाँ जो नॉर्मल साइकिल थी वही लेके पहुँच गया। वहाँ जाके पता चला कि 10-10 लाख रुपए की साइकिलें हैं लोगों के पास, और इंडियन मतलब आर्मी की टीम भी आती है, आईटीबीपी की टीम भी आती है, एयरफोर्स की टीम भी आती है, उसके अलावा अपने इतने सारे स्टेट्स हैं उन सब की टीमें भी आती है। तो कंपटीशन इतना था कि पर मज़ा आ रहा था देखने में। और लड़कों की अंडर 23, अंडर 18 वालों की, फिर हमारी थी, तो सबकी रेस देख के फिर रेस की। तो वहाँ मेरी पोजीशन थी 30 या 31 के आसपास रैंक थी मेरी। फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं कुछ तो। फिर वापस आते ही पापा को बोला अच्छी साइकिल लेनी है, तो पापा ने बोला दिलाएंगे अच्छी साइकिल भी। फिर मैम ने वो 2 लाख वाली साइकिल मेरे को यूज़ करने के लिए दे दी कि इस पर ट्रेनिंग करो अच्छे से। फिर मैम ने मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देखते हुए बताया कि 1 किलोमीटर वाली रेस के लिए आप फिट हो सकते हो क्योंकि मस्कुलर है आपकी बॉडी। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो 1 किलोमीटर की तैयारी वेलोड्रम में होती है, जो गोल 333 मीटर का एक सीमेंट का बना होता है ग्राउंड, उसमें होती है, उसको वेलोड्रम बोलते हैं। तो उसके लिए मेरे को हैदराबाद भेजा मैक्सवेल सर के पास कि वहाँ जाके ट्रेनिंग करो। वो बेस्ट कोच है इंडिया के मैक्सवेल सर। मतलब मैक्सवेल सर के बारे में क्या बताऊँ मैं। मैक्सवेल सर 11 टाइम चैम्पियन है इंडिया के। अपने टाइम में 11 सालों तक वो चैम्पियन थे 1 किलोमीटर के। तो उनके पास गया, उन्होंने 1-2 टेस्ट लिए, उसमें पास हो गया क्योंकि तैयारी करके गया था। तो वहाँ पे पास होने के बाद मैक्सवेल सर ने मेरे को अच्छी से ट्रेनिंग दिया। मतलब वहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट थे सर के पास। एक वोट बाइक थी, हार्ट रेट बेल्ट यूज़ करना सीखा, ट्रैक पे साइकिल चलाना सीखा। फिर एक दिन रेस के दौरान वहाँ एक्सीडेंट हो गया और गिर गया। फिर कॉलर बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गई। तो फ्रैक्चर हो गई तो वापस आया घर पे। घर वालों के मुंह एकदम उतरे हुए कि सांप तो गए टूटे आए हुए। फिर वापस रुका नहीं, मतलब फ्रैक्चर हो चाहे कुछ हो, जिम में गया, वापस वर्कआउट किया, जिम में साइकिल चलाई। के बारे में बताओ। अच्छा अच्छा। आपकी रिकवरी कैसे हुई, क्या क्या किया, कितना टाइम लगा पूरा रिकवर करने? फिर लगभग 3 महीने लगे शुरुआत से। फिर हैदराबाद से इधर आ गया वापस। कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई थी तो फिर इधर आया, इधर रिकवरी करी, जिम में साइकिल करी मतलब, और घर पे रेस्ट करी। 3-4 महीने तक रिकवरी करी। उसके बाद एक रेस थी अरुणाचल प्रदेश में, चाइना बॉर्डर पे, एमटीबी की, वो भी माउंटेन बाइक, मतलब फुल रिस्क। तो तारा मैम ने बोला कि वहाँ जाएगा, मैंने कहा जाऊँगा। फिर पहली रेस रिकवरी के बाद वहाँ गई कि अरुणाचल प्रदेश गया। फिर वहाँ पे वो कोर्स देख के, मतलब मैंने यही पहाड़ देखे थे मकराना में, अरावली वाले, और वो हिमाचल के देखे थे बड़े बड़े, पर वो भी ठीक थे। पर अब अरुणाचल प्रदेश में उधर मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़, और उनके ऊपर उन्होंने एक बना रखा ट्रैक कि इस पे होगी रेसिंग। तो वो देख के थोड़ा घबराहट हुई। फिर मैंने कहा चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ने अच्छी साइकिल दी थी एमटीबी की भी, तो वो लेके चढ़ गया उस पर। वहाँ शायद मेरी 6 पोजीशन थी, और जो नेशनल चैम्पियन है इंडिया का वो भी वहाँ आए थे। तो हुआ क्या कि हम दोनों की दोस्ती हो गई उधर। वो कैसे हुई कि हम दोनों शाम को सुबह की सब्ज़ी मांग रहे थे
कि काउंटर पे होटल में था हमारा स्टे, तो रात को क्या नॉनवेज बना था कुछ, तो हम दोनों प्योर वेजिटेरियन थे। तो हमने कहा कि भैया सुबह की सब्ज़ी है तो डाल दो। फिर हम एक ही टेबल पे बैठे, फिर बातें हुई, तो ऐसे दोस्त बन गए कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा 10 लाख की साइकिल नहीं है तो लोन लेके ले रहा हूँ मैं साइकिल। तो बोला कि लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, जितना भी पैसा है उसको डाइट पे इन्वेस्ट करो, सीखने पे इन्वेस्ट करो। साइकिल तो अभी आपको मैं अगर दे दूँ तो क्या आप मेरे को पीछे छोड़ सकते हो? मैंने कहा नहीं नहीं। तो बोला कि ऐसा करो वैसा करो। फिर उनके गाइडेंस में थोड़ा साइकिल किया, फिर वापस गया हैदराबाद, बाकी की ट्रेनिंग की। फिर वापस कॉम्पिटिशन्स आ गए, तो वापस गया अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी में तो ऑफ कोर्स मैं ही जीता, यूनिवर्सिटी में तो अपना मतलब दबदबा है। फिर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बार रेस थी अमृतसर में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही थी। वहाँ पे एक 80 किलोमीटर की रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ मेरी टॉप 15 में ऐसा ये पोजीशन थी। मतलब मास स्टार्ट था, उसमें 100 लोगों को एक साथ गो बोलते हैं, फिर जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट है, और बंच में फिनिश होता है। मतलब 40 लोग एक साथ आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता कि फ़र्स्ट कौन है, खाली मतलब फर्स्ट सेकंड का पता चलता है कि जो लाइन को फर्स्ट टच किया वो फर्स्ट है। बाकी 40 लोग एकदम चिपक के आ रहे हैं, तो उनका रैंक डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो रेस की। उसके बाद एक नोएडा में रेस थी HCL करके, तो नोएडा में गया, वहाँ पे 55 किलोमीटर की रेस थी। तो वहाँ पे क्या मतलब वो एक प्राइवेट रेस थी, HCL कंपनी होस्ट कर रही थी। तो उसमें प्राइज़ मनी भी अच्छा था, जैसा फर्स्ट प्राइज़ मनी ₹1,00,000 के आसपास था। तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं, मज़ा आएगा। वहाँ गया, वहाँ भीड़ देखी कि 500 से 600 साइकिलिस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। और फिर मैं तो वहाँ सबकी साइकिलें ही देख रहा था, क्योंकि ये साइकिल देखी, फिर गूगल पे सर्च किया कि इसकी प्राइस क्या है, तो ₹5,00,000। फिर वैसी की वैसी वहाँ 10-15 साइकिल और दिख जाती, तो पता चलता है कि 5-5 लाख की और भी साइकिलें हैं। दूसरी साइकिल की सर्च की कि इसके ₹10,00,000, वैसी साइकिल दिख जाती 7-8 कि फिर पता चलता। तो ऐसे करके मतलब 100 साइकिलें ऐसी थी जो काफ़ी साइकिलिस्ट अच्छे थे, वो थोड़े एज में थे 30-40 के, पर उनके पास अच्छी साइकिलें थी, बिजनेसमैन होंगे। वहाँ पे कंपटीशन अच्छा था, वहाँ पे प्राइज़ मनी भी अच्छी थी। तो रेस हुई, वहाँ मैंने टॉप 10 के अंदर फिनिश किया, मतलब 5th या 6th पोजीशन थी वहाँ पे। मास स्टार्ट में इतना मज़ा आया कि जितनी ट्रेनिंग की थी सारी एफ़र्ट्स, क्योंकि उसमें प्राइज़ मनी दिख रहा था मेरे को कि हर महीने पापा को फ़ोन करना पड़ता था कि पापा 5,000 10,000 रुपये भेजो डाइट के लिए, प्रोटीन के लिए। वहाँ प्राइज़ मनी दिख रही थी कि एक मेडल आ गया तो 80,000 रुपये मिलेंगे या ₹1,00,000 मिलेंगे, उससे 2-3-10 महीने की मतलब अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें फुल एफ़र्ट्स देना, मतलब इतने एफ़र्ट्स तो मैंने नेशनल में भी नहीं किए मेडल मिलने के लिए भी उतने वहाँ पे नोएडा में। फिर वो एफ़र्ट्स किए तो वो दिखा कि टॉप 10 के अंदर रैंक आई, फिर हमको मेडल मिला। तो वो देख के फिर इतनी खुशी हुई कि फिर वापस आ गए इधर ट्रेनिंग पे जोधपुर में। अब इधर वापस ट्रेनिंग चल रही है। फिर इधर आने के बाद वो राम मंदिर वाला दिमाग में आ गया, फिर उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की। दिन में 150 किलोमीटर सुबह, 150 किलोमीटर शाम को, ऐसे करके 300 किलोमीटर 2-3 दिन करके देखा, पीसफुली हो गया। पर एक है कि जोधपुर के अंदर मेरी साइकिल कभी पंचर नहीं हुई। जैसे 100 किलोमीटर जा रहा हूँ ना, तो कभी भी आज तक मतलब 1 महीने तक मैंने साइकिल चलाई ऐसे 150 किलोमीटर, पर एक बार भी पंचर नहीं हुई। और जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था ना सोतरा से जोधपुर के लिए, उस दिन रास्ते में 2 बार साइकिल पंचर हुई। 100 किलोमीटर के अंदर 2 बार। और ये पिछले 1 महीने से साइकिल चला रहा हूँ, कभी एक बार भी पंचर नहीं हुई। वो मतलब मैं रूट अच्छा देख के जाता हूँ और उसमें वो मेरा देखा हुआ नहीं था। तो 21 अप्रैल से हमने शुरू किया। 21 अप्रैल को हम हॉस्टल से रवाना हुए जोधपुर सरदारपुरा से, एम्बुलेंस में डॉक्टर और पूरी टीम के साथ आसोतरा पहुँचे शाम तक। और शाम को आसोतरा पहुँच के बढ़िया रेस्ट किया, खाना वाना खा के रात को सो गए। सुबह उठते ही बाबू जी के पास गए, तुलसीराम जी के पास, उनको प्लान बताया और उन्होंने अच्छे से आशीर्वाद देके माला वाला पहना के टीका कोई कार्ड शुरू कर दिया। फिर हम जोधपुर पहुँचे, और जोधपुर पहुँचते पहुँचते जैसे 100 या 120 किलोमीटर है जोधपुर आई थिंक, पर उसमें 2-3 बार साइकिल पंचर हो गई। डोली से निकलते वक्त, सरवड़ी से निकलते वक्त। वैसा डेली में 100-150 किलोमीटर चलाता हूँ साइकिल, पर कभी पंचर नहीं होती। पर वो रोडों की वजह से और साइकिल पंचर हुई, तो एक नेगेटिव थॉट आया कि अभी 100 किलोमीटर हुए हैं और उसमें 2 बार साइकिल पंचर हो गई है। तो मैं वो माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कि 1500-1400 किलोमीटर बाकी है, तो 14x2 कितनी बार पंचर होगी, कितना टाइम वेस्ट होगा। पर ठीक है। फिर जोधपुर आने के बाद यहाँ खितेश्वर जयंती का प्रोग्राम था, उसमें सबसे मिला। सब ने मतलब एक सेलिब्रिटीज़ जैसी फील आ रही थी कि सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और फिर बाप जी आए, तुलसीराम जी, और फिर उन्होंने स्टेज पे बुला के आशीर्वाद दिया, और फिर वहाँ से हरी झंडी दिखाई कि अब जाओ।
फिर हमको लेट हो रहा था तो निकले वहीं से एम्बुलेंस के साथ। फिर हमारा रूट था जैसे पिपाड़ भोपालगढ़ संकवास, नाइट स्टे किया संकवास में। भोपालगढ़ में भी लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। फिर संकवास में भी रात को लेट पहुंचा 10-11 बजे, पर तो भी मतलब 101 जना इंतज़ार करा हमारो कि आणो है और स्वागत करियो। एक तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा प्राउड फील हो रहा था अपने आप पे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब इसको करके ही रहना है। वो एक मोटिवेशन था लोगों को देखना, लोग भी आशीर्वाद दे रहे थे करके आना है करके आना है। फिर संकवास को रात को रेस्ट किया और सुबह निकल गए हम लोग मकराना के लिए। रोड जो हमको सजेस्ट की बहुत मतलब उनके लिए ऐसा गांव वाले बताते हैं कि 20 किलोमीटर ख़राब है बस, उसके बाद सही है। अब उनको पता नहीं 20 किलोमीटर में मेरी कितनी हालत ख़राब हो जाएगी। मेरी तो होगी वो कोई नहीं, साइकिल की हालत ख़राब हो जाती है। उस 20 किलोमीटर में भी काफ़ी पंचर हुए। फिर हम खाटू पहुँचे, खाटू में हमारा छोटा सा स्वागत हुआ। फिर हम मकराना पहुँचे तो मकराना में मेरे दोस्त इतने एक्साइटेड कि मेरे को लेने के लिए 10-15 किलोमीटर आगे आगे पहले, मतलब काफ़ी लेट हो गया था, मैं खाटू में रुका इस चक्कर में। तो बाकी सब जो मतलब दादाजी जैसे लोग थे वो तो सब वहीं वेट कर रहे हैं मकराना पुलिस स्टेशन के पास में। बाकी दोस्त जो यंग थे वो गाड़ियाँ लेके, जीप लेके और डीजी लेके मतलब पहले आगे 10-15 किलोमीटर के लेके आते हैं उसको। तो वो एक सीन था कि रोड पे मतलब हाईवे पे दोस्त आ रहे हैं, फिर उनके साथ वापस डीजे के साथ मकराना में एंट्री लीन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक मतलब टेंट जैसा था, उसमें सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं आसपास के, कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ दोस्त थे, कुछ पापा के दोस्त, मेरे दोस्त, सब इकट्ठा होके फिर माला पहनाई, साफ़ा पहनाया। फिर हमको मतलब उठा लिया गोदी में, तो जो फील था ना मतलब अलग ही था, ऐसा लग रहा था कि कुछ कर रहे हैं। फिर घर पे गए तो दादी सा ने तिलक विलक निकाला, मम्मी ने बढ़िया स्वागत किया। फिर घर के आसपास में जितनी भी लेडीज़ थी सब आ रही हैं कि हमारे प्रसाद लेना आई जैन, हमारे मतलब ये वहाँ चढ़ा के आना। मैंने कहा ठीक है सब। फिर सबका ऐसे ध्यान से अलग अलग रखा मैंने कि ये वहाँ चढ़ा के आने पैसे वो अलग है। फिर मकराना से रवाना हुआ दोपहर में खाना वाना खा के। खाटू श्याम जी जाना था पर वहाँ रोड ख़राब थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर खाटू श्याम जी को हाथ जोड़ के जयपुर निकल गए। शाम तक जयपुर पहुँचे। जयपुर में राजपुरी समाज भवन में हमारी व्यवस्था हो गई अच्छे से, खाना खाया वहाँ पे और सुबह जल्दी उठे और रवाना हो गए भरतपुर के लिए। भरतपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर से हम डायरेक्ट भरतपुर शायद 250 या 260 किलोमीटर है, तो नॉन स्टॉप मतलब जयपुर से भरतपुर। गुस्सा आया हुआ था थोड़ा, क्या है कि वो टीम वाले मज़े कर रहे थे और मैं मतलब धूप थी पूरे दिन, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है। वो अंदर गाने सुन रहे हैं, बढ़िया हंसे ठिठोली कर रहे हैं, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि यार मैं तो इधर मतलब उस दिन धूप भी काफ़ी थी। तो क्या हुआ कि जैसे एरो बार वगैरह था मेरे रेस्टिंग बार, तो वो जल रहे थे, तो मेरे को क्या बार बार ठंडा पानी चाहिए था और उनके पास जो भी पानी था वो मेरे को ठंडा नहीं लग रहा था मतलब वो था ठंडा पर मेरे को चाहिए था एकदम चिल्ड पानी ताकि वो ठंडा हो जाए थोड़ा रोड। तो उसके लिए फिर मैंने गया, फिर कभी मुंह पे पानी डाला, इतनी गर्मी थी कि कभी पीठ पे पानी, कभी साइकिल के टायर से ऐसे धुआं निकल रहा था, क्योंकि 260 किलोमीटर मतलब 7 घंटे आप नॉन स्टॉप चला रहे हो और धूप में वो भी, तो टायर भी ब्लैक, रोड भी ब्लैक, ऐसा करके उसमें से भी धुआं निकल रहे थे। गर्म हो, मेरे को पता चल रहा है कि गर्म हो रही है, अजीब सी स्मेल भी आती है, तो पानी थोड़ा टायर पे डाला ताकि उनको रिलैक्स मिले। फिर कहीं ना कहीं जाके भरतपुर पहुँचे। फिर वहाँ एक दोस्त है वो आ गए सामने, उन्होंने भी माला वाला पहना ही और कुछ लेके आया हमारे लिए। फिर वहाँ से रवाना हुए, उनसे गाइडेंस ली कि मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, तो कौन सा रूट सही रहेगा। फिर उन्होंने अच्छा रूट बताया। मथुरा गए रात को, वृंदावन गए, इतनी भीड़ थी कि अंदर नहीं जा पाए, बाहर से बढ़िया हाथ वाथ जोड़े और वापस रवाना आगरा के लिए। रात को आगरा पहुँचे। आगरा में कोई समाज का था नहीं या हमारी व्यवस्था नहीं हुई, तो हमने गुरुद्वारे में एक शरण ली, गुरुद्वारे में खाना खाया, वहीं पे रात को रूम लेके सो गए। सुबह वहाँ से रवाना हुए। फिर तीसरा डे था ये आगरा में, आगरा से लखनऊ के लिए निकलना था। जय श्री रघुनाथजी सा। आज अपर चौथो दिन है आ सोतरा अयोध्या साइकिल माते। आज मैं पहुंच चुका, काल रात का मैं पूगा हा आगरा वाया मथुरा वृंदावन होते हुए, और अब माँ का 800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन को टाइम है मागन, आज को और काल को बिग माइन माना 700 किलोमीटर और कंप्लीट करना है। आपका सहयोग बनाए रखे, धन्यवाद। तरुण राजपुरोहित। बीच में हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या मतलब, ऐसे साइकिल कहीं रोक के उतरना था, तो वो साइकिल हमारे वो लॉक वाला सिस्टम रहता है पेडल में,
तो उससे ये लॉक खोला और इधर की तरफ हो गए तो फिर गिरना पड़ता है 100%। तो थोड़े घोड़े वोड़े फूटे, फिर आगे रवाना हुए। फिर आगे देखा तो हाईवे पे चढ़ाया भैया ने एक परमिशन ले रखी थी हमारे इधर से, तो हाईवे पे चढ़ा दिया आगरा से लखनऊ के लिए। अब उस हाईवे पे कुछ नहीं है, मतलब बाकी जगह अगर हम जैसे जयपुर से आगरा आए तो जैसे कोई मंदिर है, कोई दुकानें हैं, रोड चल रही है बढ़िया, पर उसमें कुछ नहीं, खाली 100 किलोमीटर तक सुनी रोड मतलब, और वो भी ऐसी धूप में आगे रोड ही रोड दिख रही है, आप कितना भी देख लो रोड। तो फिर उस पर थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि बोर हो रहा था मैं, और कितने गाने सुने आदमी से, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर बीच में कहीं टायर वायर पंचर हुए, और मेरे टीम वाले मतलब उनको मेरे से ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन पे स्टेटस लगा दिया और एरोप्लेन मोड पे डाल दिया कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्टेटस पे मेरे दोस्तों के नंबर लगा दिए कि आप उनको कांटेक्ट करो। तो उनके पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि तरुण कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। तो वो मेरे से ज़्यादा प्रेशर्ड है कि इसको 5 दिनों के अंदर पूरी करवानी पड़ेगी। तो मैं थक रहा हूँ ना, तो भी मेरे को रुकने नहीं दे रहे। मतलब बंदा, उनको मेरी कैपेसिटी पता थी, तो बोल रहे कि तू 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला, उसके बाद ही रुकना। मैंने कहा भाई कि नहीं अब तो तेरे को चला के फिर ही रुकना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो फाइनली एक बार टायर पंचर हुआ बीच में, भगवान की दया से। मैं चाहता था कि टायर पंचर हो, टायर पंचर हुआ। फिर मैं रुका कहीं पे, तो भी मेरे को मतलब पाँव में पाउडर वाउडर लगा के, और मेरे को बोला कि आए क्यों, अगर तेरे को रुकना ही था तो। ऐसा मतलब अलग तरीके से मोटिवेट करके फिर वापस बैठा दिया साइकिल पे। फिर मेरे देखी घुटने पे लगी हुई थी, तो बोला इतनी तो लगती रहती है, कोई नहीं। फिर चलाया। फिर रात को हम लखनऊ में, हमारे साथ क्या हुआ कि साइकिल भी ख़राब हो गई थी एक बार बीच में। तो उसका मैंने रात को, अब किससे हेल्प मांगे, रात को 2 बजे या 1 बजे साइकिल ख़राब हुई। उसमें क्या हुआ कि साइकिल में पैडल मार रहा हूँ पर टायर नहीं घूम रहा है। अब इसको देख के तो एकदम रूह कांपने वाली फीलिंग आई कि अब क्या होगा। मतलब रात को वहाँ पे उस हाईवे पे कोई हम नई साइकिल ले सकते हैं। तो मेरे को पीयूष भैया थे साथ में, उन्होंने कहा कूल डाउन, आप रेस्ट करो। फिर ज़बरदस्ती मेरे से 2 घंटे रेस्ट करवाई, और उन 2 घंटों के अंदर उन्होंने पता नहीं कौन सा जादू किया साइकिल पे कि उसको वापस रेडी कर दिया। 2 घंटे बाद मेरे को उठाया, बोला चलो। लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की, कोई होटल, मतलब प्री प्लानिंग नहीं थी कि हमको इस होटल में जाके रुकना है, और कौन होटल ढूंढे, ऐसा कुछ करके खाना वाना खाया। तब तक वो डिस्कस कर रहे थे कि आसपास गूगल पे होटल देख रहे थे। तो मैं गया और उनको बोला मैंने कि अपन नॉन स्टॉप चलते हैं अयोध्या। मतलब 350 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ आज के दिन में, अब मेरे को रुकना है। पर मैं ही उनको जाके बोल रहा हूँ, मैंने कहा अब 150 किलोमीटर है अयोध्या, तो अब चलते हैं। तो बोले कि यार चला लेगा। मैंने कहा 100%। तो रेस्ट करी भी थी 2 घंटे पहले, तो मैंने कहा चला लूँगा। वो सबसे बड़ी गलती थी इस पूरे टूर की। मतलब आसोतरा से अयोध्या तक अगर मेरे को कोई पूछे कि सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वो एक गलती थी कि नॉन स्टॉप चलाने का फ़ैसला कर लिया, कि रात को रेस्ट नहीं करी। तो रात को भी चलाया। फिर लखनऊ से रवाना हुए अयोध्या के लिए, और अयोध्या चले गए। मतलब रात भर चलाई बढ़िया एकदम। इतना दुख चलाते वक्त तो क्या था कि मन में था अयोध्या पहुंचना है अब। तो राम जी को हाथ जोड़ते जोड़ते पहुंच गए। वहाँ पहुंचने के बाद इतनी तबीयत ख़राब हुई, मतलब उल्टियाँ हो रही है, सब ब्लर ब्लर दिख रहा है, और हेड, मतलब वो बोलते हैं हेडेक हो रहा है, अजीब सा हेडेक जो पहले कभी ना हुआ हो। पूरी बॉडी में ऐसे अजीब सी थकावट आ रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अयोध्या पहुंच के हमने रेस्ट करने का सोचा कि हम सोए नहीं हैं, तो मतलब टीम भी नहीं सोई थी और मैं भी नहीं सोया था 24 घंटे से। तो हमने वहाँ एक होटल लिया और हम पहले रेस्ट की, खाना वाना खाया। उल्टियाँ हो रही थी, अजीब व गरीब, मतलब जो होना था सब हो रहा था। पेन तो इतना हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता इधर। फिर होटल में रेस्ट करने के बाद शाम को हम राम मंदिर में गए। राम मंदिर में बढ़िया दर्शन हो गए, इतनी भीड़ भी नहीं थी, और हमको वहाँ कुछ लोग मिल गए थे जिनको ये जानकारी थी कि तरुण राजपूत आ रहा है 1500 किलोमीटर साइकिल चला के। अच्छे से दर्शन हो गए और राम जी को हाथ जोड़ के वापस आ गए। प्रसाद ले लिया बहुत सारा, फिर कुछ गिफ्ट्स लिए कुछ लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। और फिर वो एक तट है उधर सरयू नदी का, उधर थोड़ी देर बैठे। फिर वापस आके यही प्लान तो ये था कि शाम को जाना है वापस। फिर थोड़ी देर रुके अयोध्या, और फिर वापस एम्बुलेंस में साइकिल खोल के डाल दी और वापस आ गए। जय श्री रघुनाथ जी साहब। आज है 21 अप्रैल। आज हम हॉस्टलों निकल रही हैं क्रमधाम आसोतरा वास्ते। वटू काल निकलना 1500 किलोमीटर की यात्रा करने वास्ते। पहली सबनों पहले जोधपुर आवा, और फिर बाद में खाटू श्याम जी, मथुरा, वृंदावन होते हुए राम मंदिर जावा। आज हैंग भैरो और
હોસ્ટેલનો આશીર્વાદ લઈને એમની હૃદય આસોતરા વાસ્તે ધન્યવાદ. 21 अप्रैल को हम यहाँ से रवाना हुए जोधपुर से, हमारे हॉस्टल से, श्रद्धार्थपुरा से. तो 21 अप्रैल को हमारे साथ हमारी टीम थी. हॉस्टल में बाय बाय हम सबको बोल के रवाना हुए. टीम के अंदर एक एम्बुलेंस चलाने वाले थे भैया, ईश्वर भैया. एक हमारे पास पीयूष भैया थे. पीयूष भैया हमारे कोच और साइकिल को संभालने वाले थे. और हमारे पास एक कैमरामैन थे, उत्कृष्ट भैया. और एक हमारे पास दोस्त थे, महिपाल सा. एक हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट थे. तो ये हमारी टीम थी बेसिकली, 5 वो और एक मैं. तो हम 6 जनों ने पूरा सफ़र तय किया. टीम इतनी इंटरेस्टिंग थी मेरी कि टीम के अंदर मतलब सबसे अच्छे थे मपसा, मतलब मेरे महिपाल सिंह जी हड़िया हैं. हम हॉस्टल में दोस्त थे, उनको मैंने फोर्स किया, मैंने कहा चलो साथ, तो वो भी चले. तो वो इतना हंसाने में इतना एक्सपर्ट कि उनके हंसाने के चक्कर में काफ़ी बार कुछ होते रहा है. मतलब जैसे कुत्ते उत्ते भागते थे मेरे पीछे, तो वो मेरे को ऐसे सिखाते थे कि उनको कुछ नहीं बोलना है, और मैं उनको छेड़ता था क्योंकि मज़ा आता है जब वो पीछे भागते हैं, हमारी स्पीड इंक्रीज. दूसरे हमारे साथ थे पीयूष भैया. पीयूष भैया मतलब इतना नाइस आदमी मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, कि मेरे टारगेट के लिए पूरा मतलब 100% उन्होंने एफर्ट्स किए. कोई सामान लाना हो, कुछ भी, सब कुछ अरेंज करना हो, मेरे को खाली साइकिल चलानी थी. बाकी मेरे कौन से मोजे पहनूंगा, कौन से शूज़ पहनूंगा, कौन सी जर्सी पहनूंगा, A to Z क्या खाऊंगा, कितने ग्राम खाऊंगा, कितना पानी पीऊंगा, सब कुछ वो अरेंज कर रहे थे. चाहे कहीं से लाना हो, चाहे मेरे को पिलाना हो. उनका इतना अच्छा सपोर्ट था, उनको नॉलेज भी थी, वो पिछले 3-4 सालों से साइकिलिंग में थे. वो थे मेरे साथ. एक ड्राइवर भैया थे, ईश्वर भैया. उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया कि मतलब 1500 किलोमीटर बंदा धीरे धीरे चला रहा है, और हंसते हंसते मेरे को बोलते थे, कभी रुकता था तो कि मेरा भी रिकॉर्ड बन रहा है कि एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस 110-180 की स्पीड से चलती है और वो एकदम 30 की स्पीड में चला रहे हैं. और एम्बुलेंस के ड्राइवर तो मतलब ऐसे ही होते हैं कि बस बैठते ही 100 की स्पीड, वो मेरे लिए धीरे धीरे चला रहे हैं. मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया. दिन में 12-12, 13-13 घंटे एम्बुलेंस चला रहे हैं एक ही ड्राइवर होके. तीसरे थे हमारे साथ उत्कृष्ट भैया. उन्होंने हमारी पूरी जर्नी को कवर किया कैमरे के थ्रू. मतलब उनका कहीं पे भी जाते तो उनका एक ही काम था कि कैमरे अरेंज करना, शॉट्स लेने हैं. तो उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, उनकी वजह से सोशल मीडिया पे इतनी अच्छा मतलब ग्रो हुआ मैं. उसके अलावा थे हमारे पास डॉक्टर साहब पीयूष भैया, नहीं प्रियांशु भैया. तो प्रियांशु जी ने, वापस वो सेंटेंस पूरा बोल दो. इसके बाद थे हमारे, और हमारे साथ थे फिजियोथेरेपिस्ट भैया जो डॉक्टर साहब हैं, और प्रियांशु भैया ने मतलब इतनी स्ट्रेचिंग करवाई और इतने तरीक़ों से मेरे को हेल्प की कि कभी एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचिंग करवाई, मसाज गन से मसाज की, कभी रोड पे लेटा के मतलब मैट वेट लगा के रोड पे मेरे को मसाज किया, कभी भगाया, कभी मतलब उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिकवरी में मेरे को काफ़ी अच्छे से हेल्प किया. चैलेंजेस क्या क्या रहे थे रोड के ऊपर चलाने का? एक तो आप जोधपुर के आसपास जाके चला के आते हो, और एक अयोध्या तक गए थे आप. तो इतने बड़े हाईवे पे बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें. मेरे सबसे बड़े चैलेंज थे, जैसे मैं जोधपुर में साइकिल चलाता हूँ 100-150 किलोमीटर, तो उसमें मेरे को पहले तो रूट पता होता है कि अपने को ओमबना जाना है और वापस आना है. और इसमें मेरे को क्या था कि रूट बिल्कुल पता नहीं है कि आगे पूरी अनजान सड़क आने वाली है. और जोधपुर में मैं सुबह सुबह चलाता था ज़्यादातर, तो यहाँ न ज़्यादा ट्रैफिक होता है. और उसमें मैंने अयोध्या वाले टूर में पूरा दिन में चलाई, ज़्यादातर दिन में और रात में. तो दिन में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी क्राउड होता है, और काफ़ी लोग मेरे को देखने के लिए भी रुक जाते हैं. और काफ़ी रॉन्ग साइड से जो आ रहे थे ना व्हीकल्स, उनकी वजह से मैं परेशान हो रहा था. मतलब मेरी एक पोजीशन है, एरो पोजीशन, ऐसा करके नीचे देखते हुए वाइट पट्टी पे चलाना, तो वो मेरी कंफर्टेबल पोजीशन है. उसमें मेरे को एयर बहुत कम लगती है, स्पीड भी अच्छी आती है. तो वो मैं उनकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई रॉन्ग साइड से अगर ट्रैक्टर आ रहा है या कोई कार आ रही है तो मेरे को ऐसे ऊपर देखना पड़ता है. और पीछे से भी भैया भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे. जैसे एम्बुलेंस मेरे पीछे चल रही थी, तो आगे कुछ भी आता तो वो मेरे को बताते, अलर्ट हो जाओ, कभी बनाना देना हो या कभी मतलब सब कुछ. वैसे मैं साइकिल पे ही खा रहा था, एप्पल खा रहा था. नारियल पानी भी पीना है तो एटलीस्ट साइकिल पे, और ग्लव्स लेना है, पानी पीना है, जूस पीना है, सब कुछ साइकिल पे. पीयूष भैया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया. और हमारे साथ एक माइक वो था, तो वो आगे वालों को भी हटाने में काम करते. जैसे कोई अगर आगे क्राउड है या कुछ सिग्नल ग्रीन नहीं है, रेड है, तो वो उसको ओपन करवा देते थे, सायरन ऑन किया एम्बुलेंस का, और अनाउंस कर देते कि साइकिल राइडर आ रहा है, प्लीज़ साइड. तो सब साइड दे देते. तो वो एक बेस्ट पार्ट था. चैलेंजेस थे कि धूप बहुत थी. इतनी धूप में मैंने 12-12 घंटे पहले साइकिल नहीं चलाई थी. बस कॉन्फिडेंस था कि चला लूँगा, पर चलाई नहीं थी. तो उस धूप की वजह से वो एरो बार वगैरह जो थे वो एकदम गर्म हो जाते थे. जैसे
मेनली कब फील किया, एक तो जयपुर से भरतपुर जाते वक्त और एक आगरा से लखनऊ जाते वक्त, क्योंकि वो पूरा हाईवे था और मेरे को नॉन स्टॉप चलानी थी। उसके अंदर वो पूरे फ्रेम मतलब एकदम लोहे के थे, वो गर्म हो गए पूरे। उस पर मैंने पानी मार मार के उनको ठंडा किया। ये सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो धूप की, और फिर एग्रेशन आ रहा था एक अंदर कि टीम वाले हैं वो मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे, पर जैसे वो मेरे को देख के एक जेलसी हो रही थी कि यार ये लोग अंदर मतलब गाने सुन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और मैं इधर साइकिल पे मेरे को मतलब धूप लग रही है। तो काफ़ी अच्छा था। और एक मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने मतलब मेरे को पर्सनली सपोर्ट किया। संजू भैया हैं और सुरेंद्र भैया हैं। मॉरली मतलब जैसे मेरे को तो नहीं पता था कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पर इन लोगों को प्लान बताने के बाद फुल सपोर्ट कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तू कर सकता है। और जैसे संजय भैया ने एक कैमरामैन मेरे को स्पॉन्सर किया कि आपके साथ मेरा कैमरामैन चलेगा। और सुरेंद्र भैया ने मतलब ऐसे इतना सपोर्ट किया कि मैं ये पूरा करके आ गया। बाकी काफ़ी दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट किया, दोस्तों की वजह से ही हुआ है ये पूरा प्लान, क्योंकि दोस्ती एक वो अनमोल कड़ी है जिसकी वजह से, जैसे मकराना के अंदर डीजे अगर अरेंज करना हुआ तो सब दोस्तों ने किया। पापा को कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक संकवास के अंदर भी मामा जी थे, उन्होंने बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया डीजे वीजे का, एक मंदिर में। इतना अच्छा लग रहा था कि डीजे चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है 20-25 पीछे हैं, मैं चल रहा हूँ साथ में। वो फीलिंग एक अलग ही फीलिंग थी। तो वापस आने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अयोध्या से रवाना होकर जोधपुर पहुंचा, इतना टाइम मैंने रेस्ट किया। जोधपुर आते ही मेरे पास मतलब इतने फ़ोन मैसेज आने लगे कि आ गए क्या। सबसे पहले हॉस्टल पहुंचा, जहाँ से स्टार्टिंग की थी 21 अप्रैल को, वहाँ पहुंचा हॉस्टल में। हॉस्टल में मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, हमारे वार्डन हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी स्वागत किया, माला वाला पहनाई, कंधों पे उठा लिया दोस्तों ने। इतना अच्छा लग रहा था कि हॉस्टल आगे की कुछ करके आया हूँ सही में। फिर और भी काफ़ी जगह स्वागत हुए, फिर शंकवास वापस बुला लिया ननिहाल में, वहाँ काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ। फिर आसूत्रा भी जाके आया मैं, फिर गांव भी जाके आया। फिर कुछ दिनों बाद मेरा मेडल आ गया,